ये पढ़ें, कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव्स एंड कंज्यूम्स द बेनिफिट। इसके एग्जाम्पल का पढ़ने से पहले एक छोटी सी एग्जाम्पल, अब ये बात काफी अब डेप्थ में जानी है कि ये ओवर टाइम, पॉइंट इन टाइम, एक छोटी सी एग्जाम्पल जरा डॉक्टर साहब को जहन में लाएं जरा। डॉक्टर साहब अपने पेशेंट्स को सर्विसेज दे रहे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं अपनी क्लिनिक पे और पेशेंट्स आ रहे हैं। डॉक्टर साहब हो जाएंगे एंटिटी जो सर्विसेज दे रहे हैं और पेशेंट्स हो जाएंगे कस्टमर। सेंटेंस दोबारा पढ़ें, एग्जांपल 2 के स्टार्ट में सेंटेंस मतलब एग्जांपल 2 के सीधा लिखा हुआ कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव्स। डॉक्टर साहब कस्टमर को चेक कर रहे होंगे और कस्टमर उस चेकिंग का साथ साथ बेनिफिट ले रहा होगा। ऐसे ही होगा। कोई लीगल एडवाइजर अपना मशवरा दे रहा है, आपने कोई घर खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदनी है, आप किसी लीगल एडवाइजर साहब के पास गए, वो आपको ओपिनियन दे रहे होंगे और उनका वो ओपिनियन आपके जहन में आ जाएगा और आप उससे बेनिफिट ले लेंगे। ये कुछ सर्विसेज ऐसी नहीं होती हैं नॉर्मली जो शायद फ्रिज में रखी जा सकें लेके, और वक्तन फवक्तन जैसे जैसे बंदे का जरूरत पड़े बंदा फ्रिज में से निकाल के उसने इस्तेमाल कर ले। सर्विसेज नॉर्मली साथ साथ कंज्यूम हो रही होती हैं और कस्टमर साथ बेनिफिट ले रहा होता है। आपने कोई जिम ज्वाइन किया फॉर एग्जांपल, जिम ओनर जो है वो एंटिटी है और जो आप एज अ जिम अगर आपने ज्वाइन किया तो आप कस्टमर है। आप वहां जाके जो भी करेंगे उठाएंगे, अब साथ साथ जो फायदा उठाना आपने फायदा उठा के कंज्यूम करके घर आ जाएंगे। ऐसे ही है ना सर? तो अक्सर सर्विसेज ऐसी होती हैं जिसमें कस्टमर वर्ड्स दोबारा अपने साइमल्टेनियसली रिसीव्स एंड कंज्यूम्स द बेनिफिट एंड सो ऑन एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। कभी शायद हमने इसका सोचा नहीं है लेकिन आए एग्जांपल में सोचना था। तो कहता है एन एंटिटी एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स मंथली पेरोल सर्विसेज टू अ कस्टमर फॉर 1 ईयर। देखिए नॉर्मल सिचुएशन तो शायद ये है कि कंपनीज के अपने अकाउंटिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अगर है तो अपने एम्प्लॉयज की मंथली सैलरी, कौन सा एम्प्लॉयज है, खासकर फैक्ट्री के एम्प्लॉयज, फैक्ट्री में काफी सारे एम्प्लॉयज होते हैं समटाइम्स, कौन सा एम्प्लॉय किस वक्त इन हुआ किस वक्त आउट हुआ, ये सॉफ्टवेयर आजकल यूज होता है, थंब इंप्रेशंस भी, तो कार्ड्स वगैरह भी, तो इन आउट टाइम अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के किसी एम्प्लॉय के पास आ जाता है तो वो हर बंदे का जितना जो रेट हो, आर्ली हो या मंथली हो, उस हिसाब से उसकी सैलरी बना देता है। लेकिन आजकल के दौर में आउटसोर्सिंग का भी कॉन्सेप्ट है कि ये जो इस तरह की सर्विसेज हैं, पेरोल सर्विसेज, रादर देन कि अपने अकाउंटेंट्स रखें और खुद काम करें, ये इंटरनेट का दौर है तो ये अपनी वो जो इन आउट की समरी है वो किसी अकाउंटिंग फर्म को डिस्पैच कर दें, अकाउंटिंग फर्म आपके बिहाफ पे वो सारी सैलरी बना देगी कि किसकी कितनी कितनी सैलरी बनती है, वो दोबारा ईमेल कर देंगे या दोबारा इंटरनेट पे फिर वापस भेज देंगे तो वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आ जाएगी और उसकी बेस पे सैलरीज डिस्बर्स हो जाएगी। तो आउटसोर्सिंग की भी वर्ड सुना कि आजकल प्रैक्टिस अडॉप्ट की जाती है, तो उसको जरा ज़हन में रखें। जरा फर्स्ट लाइन दोबारा पढ़ें, एन एंटिटी एंटर्स इन अ कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोवाइड मंथली पेरोल प्रोसेसिंग सर्विसेज और कस्टमर। अब यहाँ एंटिटी कौन है? कोई अकाउंटिंग मतलब कोई अकाउंटिंग फर्म समझ, कोई अकाउंटिंग फर्म है, सेलर है अपनी सर्विसेज बेच रही है, लेकिन कोई अकाउंटिंग फर्म है जिसने किसी कस्टमर के साथ एग्रीमेंट किया है कि उसकी मंथली पेरोल सैलरी प्रोसेस कर देगी उसके फैक्ट्री के एम्प्लॉयज की। ठीक है, कितने अरसे का कॉन्ट्रैक्ट है? फॉर 1 ईयर मंथली, लेकिन ये सर्विस मंथली सैलरी देनी होती है एम्प्लॉयज को। द प्रॉमिस्ड पेरोल प्रोसेसिंग सर्विसेज आर अकाउंटेड फॉर एज सिंगल, मतलब बस यही देनी है। द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड, अंडरलाइन करें, आप भी सोचो जरा थोड़ा सा। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड in accordance with the IFRS 15 because the customer simultaneously receives and consumes the benefit of the entity's performance in processing each payroll transaction and also when each transaction is processed। अब हो क्या रहा होगा थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं। अकाउंटिंग फर्म ने कोई अपना एम्प्लॉय बैठाया होगा, वो एम्प्लॉय वाइज जैसे 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 काम करता जा रहा होगा, एम्प्लॉय ये इन हुआ था आउट हुआ था, उसने भी कोई एक्सेल की शीट या सॉफ्टवेयर रखा होगा, इसकी इतनी सैलरी है, इसकी इतनी मंथली बन गई है, उसने फार्मूले लगाए होंगे। और ये भी हो सकता है एक तरह की पूरी पहले शीट फाइनल हुई हो
और फिर इसे शायद भेजा जा रहा हो, लेकिन ये रियल टाइम में भी हो सकता है कि हम उनके साथ कनेक्टेड हैं और एक एम्प्लॉय का अगर डाटा हो गया तो साथ ही उन्हें ट्रांसफर हो जाए। तो हम काम करते जा रहे होंगे, साथ साथ ये चीजें शेयर होती जा रही होंगी हमारे कस्टमर के साथ, हम सर्विसेज देते जा रहे होंगे और वो इन सर्विसेज का फायदा उठाते जा रहे होंगे। तो क्या ये साथ साथ काम हो रहा होगा जिसका रेवेन्यू फिर साथ साथ रिकॉर्ड होना चाहिए? आइडियली गौर से सुने जरा मेरे वर्ड्स, आइडियली शायद हर एम्प्लॉय की सैलरी प्रोसेस करने के बाद उस एम्प्लॉय की सैलरी को रेवेन्यू बना लेना चाहिए। एक एम्प्लॉय का अगर हो गया है उसकी दूसरा तीसरा 1500 जितने भी हैं, लेकिन डेफिनेटली इस तरह करना जरा हमारे लिए अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए हो ये साथ साथ रहा होगा, ऐसे नहीं है कि पूरे महीने के बाद जाके शायद ये अपने रेवेन्यू अर्न किए। जैसे जैसे आप ये सर्विसेज दे रहे होंगे साथ साथ आपका रेवेन्यू कमाया जा रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग वर्किंग करते हुए शायद हम कोई वीकली या क्वार्टरली या मंथली बेसिस पे अपना रेवेन्यू बना रहे होंगे, लेकिन हर ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने के बाद उस ट्रांजैक्शन का रेवेन्यू शायद हमारा वो रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, लेकिन वो प्रैक्टिकली डिफिकल्ट होता है कि हर ट्रांजैक्शन के बाद हम रेवेन्यू क्रेडिट करना शुरू कर दें। इसे कोई कट ऑफ डेट जरूर लगा लेंगे, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर कोई महीना है तो ये महीने के एंड पे सारा रेवेन्यू नहीं कमाया गया होगा, ये थ्रू आउट द मंथ कमाया गया होगा। लेकिन हर वक्त हर रोज ये रेवेन्यू रिकॉर्ड करने की बजाय कोई हमने मंथली बेसिस पे शायद अपना रेवेन्यू ओवर टाइम रिकॉर्ड करना, साथ साथ करेंगे या एक ही दफा पॉइंट इन टाइम पे करेंगे, क्योंकि साथ साथ सर्विसेज दी जा रही हैं इसलिए ओवर टाइम करेंगे। क्यों करेंगे जरा सेंटेंस से दोबारा पढ़ें। बिकॉज द कस्टमर, कस्टमर कौन है? हम है, वो है जिसकी कंपनी नहीं, मतलब हम इस वक्त अगर एंटिटी बन के सोच रहे हैं तो कस्टमर वो क्लाइंट है जो हमसे सर्विसेज दे रहा था। simultaneously receives and consumes the benefit of the entity's performance in processing each payroll transaction as and when the transaction is processed। कुछ वर्ड्स क्लियर समझ आ गई मेरी बात? तो therefore the entity recognize revenue over time by measuring progress towards complete satisfaction of that performance obligation by using any of the method available in IFRS 15। पिछले पेजेस पे भागते रहे। अगर प्रोग्रेस मेजर हो रही ओवर टाइम, अगर आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड करना ओवर टाइम तो फिर आपको प्रोग्रेस मेजर करनी पड़ती है। तो ढूंढ के बताएंगे कहाँ ये बात हुई थी। तो प्रोग्रेस मेजर करने के मेथड्स हैं सर, पेज नंबर 14 पे जाएं जरा। मेजरिंग प्रोग्रेस वाली ये जो स्टोरी है कब एप्लीकेबल होती है? when the progress, when the revenue is to be recognized at a point in time या over time। तो कौन कौन से मेथड्स पे यूज किए जा सकते हैं? इनपुट भी किया जा सकते हैं, आउटपुट भी किया जा सकते हैं, और आउटपुट में भी चार में से कोई किया जा सकता है और इनपुट मेथड भी कोई किया जा सकता है। इन अदर वर्ड्स यहाँ वो ये कहना चाहता है कि प्रोग्रेस आपकी क्योंकि साथ साथ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए आप अपना रेवेन्यू भी रिकॉर्ड करेंगे साथ साथ, और फिर रेवेन्यू साथ साथ रिकॉर्ड करने के लिए आप कोई इनपुट आउटपुट मेथड सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ओके सर। तो इसमें मेन वर्ड जरा कुछ अंडरलाइन कर लें। ये जो मैंने अंडरलाइन किया है फर्स्ट लाइन तो शायद आपको समझाने के लिए थी, लेकिन द मेन द स्टोरी इज इन सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन के एंड से। ये जरा 4 लाइनें, 1 2 3 हो जाएंगे शायद, और अंडरलाइन करते हुए पढ़ें जरा दोबारा। ये सभी लिखना पड़ता है ये वर्ड्स, जब तक आपके सिनेरियो के आंसर में ना हो तो एग्जामिनर को नहीं पता चलेगा कि आपने पढ़ा हुआ या नहीं। और अब ये अनफॉर्चुनेटली अब याद करने वाली भी चीजें हो गई हैं, तो प्लीज ऐसा ऐसा जरा पढ़ के जरा। द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज satisfied over time। क्यों? इन अकॉर्डेंस बाय IFRS 15। क्यों? बोले बोले बोले। कस्टमर रिसीव्स simultaneously क्या मतलब साइमल्टेनियसली रिसीव्स एंड कंज्यूम्स? हम सर्विसेज दे रहे हैं, वो फायदा उठाई जा रहा है। सर्विसेज दे रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। डॉक्टर साहब सर्विसेज दे रहे हैं, मरीज साहब जो भी फायदा उठाना चाहते हैं उठा लें। डॉक्टर साहब अपना फीस का रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, बात बिल्कुल सही है, प्रैक्टिकली तो तभी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट से 1000 रुपया फीस लेनी डॉक्टर साहब ने, वो यकीनन अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग कस्टमर जब जाएगा उठ के तब रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन वो मुसलसल रेवेन्यू अर्न कर रहे होंगे। अगर फॉर एग्जांपल 10 मिनट उन्होंने बैठा के अपने पास सर्विसेज दी हैं तो हर लम्हे बाद उनका 1000 उनसे नजदीक आता जा रहा होगा।
लेकिन हर लम्हे अगर रेवेन्यू क्रेडिट करना शुरू कर दें तो इतने अकाउंटेंट रखने पड़ जाएंगे जितने शायद प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मतलब अचानक उन्होंने 1000 नहीं कमाया, ये प्लीज मेरे वर्ड जरा समझ, अचानक नहीं कमाया 1000 कमाया उन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस डेफिनेटली फाइनली हम 1000 को रेवेन्यू इकट्ठा बना लेंगे, लेकिन वो कमाया कैसे जा रहा है? साथ साथ कमाया जा रहा है। क्या मतलब साथ साथ? अचानक या साथ साथ? क्या मतलब अचानक? एग्जाम्पल 3 नहीं, पैसे जब मिलेंगे तब रेवेन्यू कमाएंगे। डॉक्टर साहब तो यही समझ रहे होंगे, लेकिन अगर हम वहां अकाउंटेंट बैठे हैं और पेशेंट साहब जाते हुए कह के डॉक्टर साहब पैसे तो है नहीं, कल ले लीजिएगा, मैंने कौन सा एकदम में ठीक हो जाना आपकी सर्विसेज की वजह से, तो फिर रिसीवेबल रिकॉर्ड कर देंगे सर। नहीं मतलब नहीं ओवर टाइम तो है, लेकिन मतलब साइमल्टेनियसली कंज्यूम्स एंड रिसीव एक वर्ड है, मतलब उसका थोड़ा सा समझाने के लिए जरा बात कर रहा हूँ। वैसे तो बहुत ऑनलाइन जमाना है, लेकिन अगर ऑनलाइन जमाना एक सेकंड के लिए हटा दिया जाए तो ये जो कॉलेजेस हैं और स्टूडेंट्स हैं, ये कॉलेजेस जो फीस देते हैं स्टूडेंट्स, वो कॉलेजेस के अगर एंगल से देखें आप, तो क्या वो भी साथ साथ रेवेन्यू कमाया जा रहा है? एट अ पॉइंट इन टाइम कमाया जा रहा है या वो टाइम कमाया जा रहा है? साथ साथ कमाया जा रहा है। लेकिन अब क्योंकि नौजवानों के पास ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तो वो साथ साथ कोई बेनिफिट नहीं ले रहे। वो बेनिफिट इंशाल्लाह अचानक किसी एक लम्हे में ले लेंगे। एक लेक्चर गया तो अगर एक सेकंड के लिए हम आप हजरात की तरफ आ जाए जो ऑनलाइन जमाने में नहीं है, तो आपने जो भी फीस दी है, फॉर एग्जांपल अगर उसे सपोज 100 लेक्चर्स में डिवाइड कर लिया जाए, तो उन 100 लेक्चर्स में से जो आज इस वक्त लेक्चर हुआ है, तो 1 घंटा 35 मिनट अगर उस लेक्चर की फीस को सामने रखा जाए, तो उसमें से कितना रेवेन्यू कॉलेज वाले कमा चुके हैं? आज के मुताबिक 1 घंटा 35 मिनट का कमा चुके हैं, और अभी भी कितना कमाना है उन्होंने। इसीलिए आपको बुलाया है, आपको तंग करने के लिए कि रेवेन्यू कमा लें हम। एग्जाम्पल 3, assessing whether a performance obligation is satisfied at a point in time or over time. चलें सर, once again English का टेस्ट स्टार्ट। An entity is developing a multi-unit residential complex. Let's assume कोई प्लाजा बनाया जा रहा है। अच्छा, प्लाजे भी शायद अब बड़े हो गए माशाल्लाह, आपको मेरे से ज्यादा पता होना। प्लाजे भी एक तो होते हैं जिसमें ये शॉप्स वगैरह होती हैं, लेकिन एक रेजिडेंशियल प्लाजे भी होते हैं जिसमें अपार्टमेंट्स वगैरह, तो अपार्टमेंट्स, रहायशी अपार्टमेंट्स जरा ज़हन में रख के पड़ेगी। एक प्लाजा है जिसमें रहायशी अपार्टमेंट्स है। एन एंटिटी इज डेवलपिंग मल्टी यूनिट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। रहायशी कॉम्प्लेक्स है, मल्टी यूनिट मींस बहुत से उसमें अपार्टमेंट्स हैं। A customer enters into a binding sale agreement, binding sales contract with the entity for a specified unit that is under construction. प्लाजा अभी बन रहा है, कोई कस्टमर साहब आए हैं और उन्होंने किसी खास अपार्टमेंट के हवाले से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं खरीदना चाहता हूँ। ये ठीक है मेरी ट्रांसलेशन? कस्टमर एंटर इनटू बाइंडिंग सेल कॉन्ट्रैक्ट विद द एंटिटी। यहाँ कौन होगा? कंस्ट्रक्शन कंपनी जो प्लाजा बना रही है। स्पेसिफाइड यूनिट मीन सारे अपार्टमेंट्स नहीं, कोई एक खास अपार्टमेंट जो अभी बन रहा है। ईच यूनिट हैज ईच, अब यूनिट यहाँ क्या मतलब है, क्या है? अपार्टमेंट हैज सिमिलर फ्लोर प्लान and is of similar size, but the other attributes of the units are different. For example, location of the unit within the complex, floor plan same है, size same है, लेकिन अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि सारे अपार्टमेंट सेम लोकेशन पे हों। कोई फर्स्ट फ्लोर पे होंगे, कुछ सेकंड फ्लोर पे होंगे, कुछ सेकंड फ्लोर में कोई मशरिक की तरफ होगा, कोई मगरिब की तरफ होगा, कोई शमाल जनूब की तरफ होगा। तो क्या तो डिफरेंट है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्या क्या सेम है? फ्लोर प्लान सेम है, साइज सेम है, लेकिन जो अदर एट्रीब्यूट्स हैं, फॉर एग्जांपल उसमें कौन सी एग्जांपल आई है? लोकेशन ऑफ द यूनिट विद इन द कॉम्प्लेक्स, वो डिफरेंट। अब यहाँ तक एक कॉमन सिनेरियो है कि एक मल्टी यूनिट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, एक कस्टमर साहब आए हैं, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी स्पेसिफिक यूनिट का, और कंस्ट्रक्शन अभी जारी है। केस ए, टेस्ट योर इंग्लिश।
अच्छा है सिंपल, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे, a customer pays a deposit upon entering into the contract, and the deposit is refundable only if the entity fails to complete construction of the unit in accordance with the contract. कस्टमर साहब ने डिपॉजिट दी है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते ही, और डिपॉजिट उसे रिफंडेबल है, लेकिन कब? अगर एंटिटी फेल कर हो जाए और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट ना हो, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में एग्री है। द रिमाइंडर मींस बकिया, सारा तो नहीं दे रहा ना, डिपॉजिट है। फॉर एग्जांपल 10% अगर दी है तो रिमाइंडर मींस 90% of the contract price is payable on completion of the contract when the customer obtain physical possession of the unit. बाकी कब उसने देना है? जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा, मींस यूनिट पूरा हो जाएगा और उसे फिजिकल पोजेशन मिल जाएगा, चाबी उसे दे देंगे, ये नहीं जी आपका हुआ, फिर वो रिमेनिंग का भी लायबल होगा। इफ द कस्टमर डिफॉल्ट्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द यूनिट, द एंटिटी ओनली हैज द राइट टू रिटेन द, भाग जाए, रास्ते में भाग जाए, कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना करे, इधर उधर गायब हो जाए, तो हमारा सिर्फ राइट क्या होगा कि हम जो 10% या 15% जो भी डिपॉजिट मिला है वो हमारा होगा, बाकी फिर हम नहीं मांग सकेंगे। अब डिपेंड करेगा कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। एट द कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन, entity determines whether its promise to construct and transfer the unit to the customer is a performance obligation satisfied over time. अब देखें प्रैक्टिकली एक अकाउंटेंट को ये सब कुछ करना होगा, रेवेन्यू रिकॉर्ड करने से पहले तो ये सोचना होगा। अब वो सोचेगा ये कि क्या ये कोई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर टाइम है, इसका जवाब वो खुद देता है। The entity determines that it does not have an enforceable right to payment for performance completed to date. क्या मतलब परफॉर्मेंस completed to date? पढ़ के आराम से नहीं, the entity determines it does not have an enforceable right, हमारे पास अभी ये enforceable right नहीं, हम नहीं मांग सकते, to the payment for performance completed to date, मतलब अगर 70% काम हो गया तो क्या हम मांग सकते हैं? कब मांग सकते हैं? बाकी जब काम पूरा होगा। तो टू डेट, अगर किसी एक डेट पे खड़े होकर सोचा जाए और काम पूरा नहीं हुआ, तो हम टू डेट जो पैसे हैं वो अभी राइट उसका रिसीवेबल का नहीं रखते, because until construction of the unit is complete, the entity only has the right to deposit paid by the customer. यहाँ तक ठीक है? इंडिविजुअली पढ़े, ये जो सेकंड सेंटेंस आया, the entity determines it. ये सही है ट्रांसलेशन? अच्छा, इससे पहले कि हम बाकी पढ़े, आप बताएंगे आपका नॉलेज, अब आपका जहन क्या कहता है, रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होना चाहिए? इस केस में साथ साथ होना चाहिए या एक ही दफा एट अ पॉइंट इन टाइम होना चाहिए? उसकी क्या वजह? नहीं भाई कुछ और करे, नहीं यही सवाल मैं चाह रहा हूँ, आपका जहन क्या कहता है वो, अगर आपके जहन से पूछा जाए। क्योंकि हम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंप्लीटेड टू डेट तक के रेवेन्यू के एंटाइटल नहीं है, इसलिए शायद ये साथ साथ रेवेन्यू रिकॉर्ड करना अब मुनासिब नहीं। और हमें कब तक का वेट करना चाहिए, और अगर वो बीच में डिफॉल्ट कर गया तो हम मैक्सिमम कितने का एंटाइटल होंगे? जितना उससे पैसे लिए थे। हाँ, अगर वो डिफॉल्ट कर जाए तो फिर हम कितना रेवेन्यू तो जरूर बना लेंगे जो डिपॉजिट मिला था, लेकिन बाकी के एंटाइटल हम कब होंगे? जब फिजिकल पोजेशन ट्रांसफर होगा। तो इसलिए शायद एहतियात का तकाजा क्या है, बिकॉज से पढ़ना आगे, बिकॉज द एंटिटी डज नॉट हैव अ राइट टू पेमेंट फॉर वर्क कंप्लीटेड टू डेट, entity's performance obligation is not a performance obligation satisfied over time. Instead, the entity accounts for the sale of the unit as a performance obligation satisfied at a point in time, which means performance obligation is considered to be satisfied when the unit is transferred to the customer. Individually पढ़ेंगे काइंडली केस है। दीजिए अभी मैंने कहा था ये जो एग्जांपल्स है ना, ये सिनेरियो बने हुए हैं खुद, इंशाल्लाह क्वेश्चन हमने बाद में भी करना, जिनमें फिर हम ढूंढेंगे कि क्या सिचुएशन बन रही है, खुद से वो सिचुएशन क्रिएट करता है और फिर खुद से आंसर बनाता है।
तो हम क्वेश्चन में ढूंढा करेंगे ये कौन सी सिचुएशन है और इसके मुताबिक फिर हमारा आंसर क्या होना चाहिए। अब डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं ना प्रैक्टिकली स्पीकिंग। रिफंडेबल है सर मेरे ख्याल में, शुरू में शायद कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बननी चाहिए अनलेस वो डिफॉल्ट कर दे। अभी एंट्रीज में आते हैं, एंट्रीज वाली एग्जांपल में आते हैं। चलो आगे, ये केस बी जरा पढ़ने इकट्ठा कर लेते हैं फिर। Entity has an enforceable right to payment for performance completed to date. Customer pays a non-refundable deposit upon entering into contract and will make progress payment का मतलब क्या होता है, सुना होगा ये वर्ड आपने कभी, प्रोग्रेस पेमेंट, जैसे जैसे काम हो रहा है साथ साथ पैसे देगा ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिट। अच्छा, ओरिजिनल जो पहला पैराग्राफ था वो सेम है, लेकिन अब केस ए की बजाय केस बी है। The contract has substantive terms. Substantive का मतलब होगा significant terms. That precludes का मतलब होगा restricts. The contract has significant terms that restricts the entity from being able to direct the unit to another customer. Contract में ये वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है इस यूनिट को किसी और कस्टमर को नहीं दे सकती। ये ठीक है प्लीज ट्रांसलेशन। सब्सटेंटिव मींस सिग्निफिकेंट, प्रिक्लूड्स मींस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है, कौन क्या नहीं कर सकता। हिम्मत हिम्मत हिम्मत। In addition, the customer does not have the right to terminate the contract unless the entity fails to perform as। कस्टमर के पास भी ये राइट नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट मुनक़ता कर सके, हाँ सवाए इसके कि अगर कंस्ट्रक्शन कंपनी कंस्ट्रक्शन ना करे तो वो डेफिनेटली किस चीज के पैसे दे, उससे पैसे मांगना ज्यादती है। If the customer defaults on the obligation by failing to make the promised progress payments as and when they are due, the entity would have a right to all of the consideration promised in the contract if it completes the construction of the unit. जी ट्रांसलेशन, if the customer defaults है, नहीं पूरा पूरा, हाँ जी, अगर कस्टमर डिफॉल्ट करेगा अपनी उस ऑब्लिगेशन से और साथ साथ पैसे नहीं देगा जैसे जैसे ड्यू है, तो एंटिटी का राइट है कि उसे सारा मुआवजा मिले अगर वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करे। नेक्स्ट लाइन। अब ये एंटिटी को कैसे पता चला कि हमें ये राइट है कि हम कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करेंगे तो सारे पैसे मिलेंगे। नेक्स्ट लाइन। द कोर्ट्स है, कोर्ट्स कहां से बीच में आ गई थी, कोर्ट्स कौन है, अदालतें है previously upheld similar rights that entitle developers means construction companies to require the customer to perform subject to the entity meeting its obligation under the contract। हम इस नतीजे तक कैसे पहुंचे कि सारा रेवेन्यू हमें मिलेगा अगर हमने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दी चाहे कस्टमर डिफॉल्ट कर जाए। हमें ये नतीजा, हमने इस नतीजा, ये नतीजा कैसे निकाला, क्योंकि हिस्टोरिकली जो अदालतों की जजमेंट्स हैं उन जजमेंट्स में अदालतों ने एंटिटी को इसका एंटाइटल ठहराया है कि डेवलपर्स जो हैं वो अपने पैसे कस्टमर से मांग सकते हैं अगर वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। तो बात समझ आ रही है प्लीज सर। इन अदर वर्ड अगर वो नहीं देगा, कौन नहीं देगा, तो हम कहां पहुंच जाएंगे। और हिस्टोरिकल एविडेंस मौजूद है कि अदालतों ने हमारे इस राइट को अपहोल्ड किया है और अगर वो नहीं देगा तो अदालतें दिलवा देंगी। ठीक है सर।
मतलब हमने जाके अल्लाह माफ करे किसी को कुछ नहीं कहना, हमने सिर्फ कहाँ जाना है, और अदालती निजाम पे हमें भरोसा है, और अदालतों ने इंशाल्लाह हमारे पैसे रिकवर कर देने। जमाना बदल गया यार, क्या हो गया जी। अब पूरा पैराग्राफ काइंडली अगर पढ़ के और 1 मिनट बाद मुझे ये पूरा पैराग्राफ मेरी तरफ देख के सुनाया जा सके कि इसके अंदर स्टोरी क्या है, लेकिन पहले पूरा 1 मिनट पढ़ के। जी ऑनलाइन स्टूडेंट हिम्मत कर रहे हैं। सॉरी थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन बहरहाल बोरिंग चीजें पेपर में भी आती हैं, और पेपर में फिर इंसान ज्यादा बोर होता है अगर पहले बोर ना हो। और ये ऐसी चीज है जो इंडिविजुअली आपसे एक्सपेक्ट करना है कि आप अकेले के बैठ के इंग्लिश में पढ़ लेंगे, थोड़ा सा मेरे ख्याल गैर मुनासिब रवैया है। तो इसलिए ना चाहते हुए भी आज वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह फ्री हैं, अकाउंटिंग के अलावा कोई आज आपकी खास मसरूफियत नहीं है। जी सर, मेरी तरफ देख के किसी ने स्टोरी सुनानी थी। ये पहले पैराग्राफ का पहला सेंटेंस क्या कहता है? मतलब मेरी तरफ देख के जरूरी नहीं सारा, मतलब यहाँ से देख के मेरी तरफ, मतलब मुझे महसूस हो कि आप मुझे कुछ सुना रहे हैं। व्हाट इज द फर्स्ट लाइन? व्हाट इज द क्रक्स ऑफ फर्स्ट लाइन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेकंड सेंटेंस? नहीं नहीं, उससे पीछे है शायद सेकंड सेंटेंस। हाँ ठीक है, सॉरी सेंटेंस आपने रीअरेंज किया, ठीक है बोलो। नहीं मतलब कॉन्ट्रैक्ट में वाजे लिखा हुआ है जिसकी वजह से एंटिटी रिस्ट्रिक्टेड है कि वो इस अपार्टमेंट को किसी दूसरे कस्टमर को नहीं दे सकते। इसके साथ अगला, कस्टमर टर्मिनेशन का राइट नहीं रखता जब तक के एंटिटी अपनी जिम्मेदारी अदा ना करे। अगला अगला सेंटेंस, अगर कस्टमर डिफॉल्ट करेगा और साथ साथ टाइम पे पैसे नहीं देगा तो स्टिल हमारा ये राइट है कि कंसिडरेशन जो वादा हुई हुई कॉन्ट्रैक्ट में वो हमें मिलेगी अगर हमने काम पूरा किया। तो हम इस नतीजे तक कैसे पहुंचे कि हमें अपने पैसे मिल जाएंगे? क्योंकि कोर्स ने हिस्टोरिकली हैव लिखा, इसलिए मैं हिस्टोरिकल कह रहा हूं। हैव प्रीवियसली अपहेल्ड, बल्कि पास्ट टेंस हो गया वो। कोर्ट्स ने हिस्टोरिकली पिछले जजमेंट्स में डेवलपर्स का ये राइट तस्लीम किया है कि अगर इन्होंने काम पूरा किया है तो इनको पैसे मिलें। नेक्स्ट पैराग्राफ सर जी, यस साहब जजाकल्लाह। At contract inception, the entity determines whether the promise to construct and transfer the unit to the customer is a performance obligation satisfied over time. Once again consider हो रहा है जी। इससे पहले कि हम आगे पढ़े, अब आपका क्या इसमें जजमेंट है, आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि अब हम ये राइट रखते हैं कि हमें साथ साथ पैसे मिले, और अगर वो साथ साथ ना भी मिले तो हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगा, रिसीव एंड में भी हो जाए तो खैर है, मिलने का राइट साथ साथ बनता रहेगा। The entity determines that the asset, ये भी अंडरलाइन करेंगे, एसेट कौन सा यहाँ? अपार्टमेंट क्रिएटेड बाय द एंटिटीज परफॉर्मेंस डज नॉट हैव एन अल्टरनेट यूज टू द एंटिटी। क्यों? बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट रिस्ट्रिक्ट्स द एंटिटी फ्रॉम ट्रांसफरिंग द स्पेसिफिक। मतलब हम ये जो यूनिट बना रहे हैं इसका हमें और कोई यूज नहीं है। क्यों? क्योंकि रिस्ट्रिक्शन लगी हुई, हम किसी और को तो दे नहीं सकते। तो ये किसके लिए ही शायद बन रहा है? उसी कस्टमर के लिए बन रहा है। The entity also has the right of payment for the completion for the performance completed to date। इसका क्या मतलब completed to date? हाँ जी बिल्कुल सही है जी। आज तक अगर रुक के हम सोचें तो आज तक क्या जितना काम हो गया उसका हम राइट रखते हैं। This is because if the customer were to default on the obligation, the entity would have an enforceable right to all of the consideration promised under contract if it continues to perform
एज प्रोमिस्ड एज पर द प्रीवियस कोर्ट डिसीजंस, पिछले कोर्ट के डिसीजंस ने ये हमें कॉन्फिडेंस दिया है कि अगर हमने अपनी जिम्मेदारी अदा की तो हमें हमारा मुआवजा मिल जाएगा। उसने ना भी दिया तो इंशाल्लाह कोर्ट्स हमें दिलवा देंगे, हम नहीं ले लेंगे, कोर्ट्स हमें पैसे दिलवा। ना इस मेरे साथ रह के इस तरह करें। Therefore, the terms of the contract and the practices in the legal jurisdiction indicates that there is a right to payment for performance obligation completed to date. Consequently, the entity has a performance obligation that it satisfies over time to recognize। अच्छा, अब ये अगर फैसला हो गया यहाँ तक, ये ठीक है जी प्लीज, ये फैसला कि हम साथ साथ रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। अब अगर साथ साथ रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है तो फिर अब हमें क्या डिसाइड करना पड़ेगा, कोई इनपुट आउटपुट मेथड सेलेक्ट करना पड़ेगा जो इस केस में बेस्ट रिफ्लेक्शन कर रहा होगा। अब वो कॉस्ट मेथड भी शायद हो सकता है, तो सर्वे मेथड भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। वंस अगेन एक सिनेरियो के एंगल से कहता है to recognize revenue for that performance obligation satisfied over time. The entity measures its progress towards complete satisfaction of performance obligation by using any of the relevant input output methods. जी पढ़े जी, कर लीजिए लास्ट 2 पैराग्राफ्स। शायद क्या फर्क है के से और बी में? देख लें जरा, देख लें, मतलब वहां हम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंप्लीटेड टू डेट तक के रेवेन्यू के इंटाइटल शायद क्यों नहीं थे। देख लें जरा। वहां जो रिमेनिंग पैसे थे वो शायद मिलने ही कब थे, जब हम फिजिकल पोजेशन देंगे, वहां हम साथ साथ के इंटाइटल नहीं थे। लेकिन यहाँ डिसाइड ही हुआ है साथ साथ पैसे देने हैं, और साथ साथ पैसे अगर उसने ना भी दिए तो इवन देन हम इन्फोर्सेबल राइट रखते हैं। तो जैसे 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 हम काम कर रहे होंगे साथ साथ हम देखेंगे हमारा कितने % काम हो गया, और उसकी बेस पे इंशाल्लाह रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। हाँ जी, अगर रिफंडेबल भी है ना तो इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर रिफंडेबल भी है तो हम एक एसेट के तौर पर बना लेंगे। दोनों केसेस में ये इमीडिएट रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होना, पैसे चाहे ना भी वापस करने, कमाएंगे कब, मिलने से नहीं कमा लेंगे, कमाएंगे तब जब जिम्मेदारी अदा हो जाएगी। चलिए इसके बाद सी भी है और एग्जांपल 4 है, इंशाल्लाह इसको फिर कल पढ़ते हैं। जी जी नहीं, वो तो नहीं, उसकी जायदादें बिकवाएगा कोर्ट, फिर हम अल्लाह माफ करे ना हो तो क्या, या अनलेस वो इंसॉल्वेंट कंसिडर हो जाए फिर हमारा बैड डेट हो जाएगा। लेकिन वो तो कोई कोर्ट से डिग्री लेगा ना यार। नहीं, फिर डेफिनेटली हम जब कोर्ट ये सब बातें करेंगे फिर हम ये कम से कम ये राइट तो ले लेंगे कि हम किसी और को तो भेज दें। तो मतलब इतनी भी फिर ज्यादती हमारे साथ नहीं कि हम अब भेज भी नहीं सकते, वो दे नहीं रहा, वो दे भी नहीं सकता और हम उसे दे ही दें। नहीं, बिजनेस हो रहा है मतलब। हाँ, अनलेस आपकी भी आंखों में आंसू आ जाए और आप कहें यार ये तो पैसे भी नहीं दे पा रहा, ये बेचारा इंसॉल्वेंट हो गया है, तो कोई नहीं, एक अपार्टमेंट दे ही देते हैं किसी को। लेकिन मतलब अगर बिजनेस कर रहे हैं तो वो ठीक है, कम से कम इतना राइट तो हम कोर्ट से ले ही लेंगे कि अब इस कॉन्ट्रैक्ट में ये जो लिखा है इससे तो हमारी जान छुड़वा दें कि हम किसी और को नहीं बेच सकते।